मेधावियों से नहीं है, आपकी लड़ाई व्यवस्था में सेध लगाने वाले लोगों से भी है ना। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई एक्सपर्ट आपसे अगर तेज कर ले रहा है तो आप फिर समझ लीजिए कि आपने मुझसे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ बहुत दिनों से कुछ लोग जुड़े हुए हैं और वो जान रहे हैं कि अनुशासन ईमानदारी ही मेरी पहचान है। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 35 साल से बिना विज्ञापन के अपने वजूद को टिकाए रखा हो। केडी सिंह कभी विज्ञापन नहीं किया, चाहे वो उसे गलत ही कहा गया हो, बाजार की व्यवस्था में गलत माना गया हो, लेकिन उसका एक रीजन था आपके बीच लव। हमने शेयर किया, आपने शेयर किया। तो इसलिए मैं आपको एक रियल रास्ता दिखाना चाहता हूं कि आप अगर ताकतवर हैं और मैं आपसे हारता हूं तो ये मेरी सबसे बड़ी विजय होती है। क्लियर? तो इसलिए जरूरत है कि हम पहले सिलेक्शन ले लें, और सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है ना। फिलहाल अभी हम टॉपिक पर आते हैं और कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जो चीज लिखा जाता है उसी के बारे में सोचा जाता है। तो कार्बन लिखा है, उसके बाद डेट लिखा है, तो हमको ये जानना है कि कार्बन क्या है। बच्चों, हम सभी कार्बन हैं, ठीक है। आज भी कार्बन है और राख बनने या दफन होने में भी कार्बन में ही बदलेंगे। एक चीज तो आपने ये चीज देखा। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि कार्बन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आप जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐसे तत्व जो अपने अंदर से अपनी किरणों को निकालते हुए समाप्त हों, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इनकी हाफ लाइफ पीरियड होती है, अर्ध आयु होता है। अर्ध आयु का मतलब यह है कि इनको आधा होने में जो समय लगता है उसे उनकी अर्ध आयु कहते हैं। तो जो कार्बन डेटिंग आपने समझ लिया, कार्बन समझ लिया आपने, ठीक है, कि कार्बन क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये अपने अंदर से रेज या लाइट को इमिट करता रहता है, रेज को इमिट करता रहता है, ठीक है। तो जब वो रेज इमिट करते करते आधा होता है तो 6000 साल लग जाते हैं। मतलब कार्बन की हाफ लाइफ पीरियड कितना है? लगभग 6000 वर्ष है। समझ गए? तो अब ये भी आपने समझ लिया हाफ लाइफ पीरियड क्या है। अब हम थोड़ा सा एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति यहां बना हुआ है। वैसे तो ये एआई का जमाना है, वो तो फेस नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा, मैंने जो कोशिश किया है वो ये किया है कि हमने जॉन एफ लीबी को बनाने की कोशिश किया है। कौन है ये जॉन एफ लीबी?
ठीक, याद रखिएगा, अलग बनना है आपको। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे देखिए हाफ लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख लिया करिए कॉपी पर। वो घर जा करके आप कुछ भी करिए, लेकिन लिखते रहा करिए। पेन हमेशा आपके फिंगर में ऐसे टकरानी चाहिए। बैठे भी हैं तो भी यहां रखिए, क्योंकि अभी हम आपको विज्ञान के आधार पर समझाएंगे कि अंग की प्रतिक्रिया और क्रिया का आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव आता है। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये चीजें याद रखना है। अरे हमने एफ छोड़ दिया है, जॉन एफ लीवी, यह एक केमिस्ट हैं और इसी केमिस्ट ने कार्बन डेटिंग को तलाशा था। क्लियर। और इस कार्बन डेटिंग का भारत में पहला प्रयोग धर्मानंद ने किया था। धर्मानंद अग्रवाल ने किया था। डीडी अग्रवाल, पूरा नाम मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, क्लियर है ना। जॉन एफ लीवी कार्बन डेटिंग के जनक हैं। क्लियर। आप यहां तक आप समझ गए। देखिए आपके सामने एक हड्डी दिख रही है, देख रही है। हड्डी या बोन कैल्शियम होता है, लेकिन इसमें कार्बन दो रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, हम समझाते हैं आपको। देखिए जो कार्बन है ना, कार्बन, क्लियर, ये किसी बोन में दो रूपों में उपस्थित होता है। एक कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14। बच्चों ये जो 12 है, हम लिखते हैं 12, हिंदी में लिखते हैं बा। ठीक है, बा लिखा, लिखा ना। तो आप याद रखिएगा कि कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है, इधर देख लीजिए, 12 इक्वल टू कार्बन 14 होता है। जितना कार्बन 12 मात्रा में होगा उतना ही कार्बन 14 भी होगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये लिखा 12, तो 12 ये बना ही रहेगा। जब तक हड्डी दिखेगी तब तक ये बना ही रहेगा। क्लियर। लेकिन 14 धीरे 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 ये नष्ट होता रहेगा, और इसे नष्ट होने में लगभग 6000 साल लगेंगे। आधा नष्ट होने में, आधा नष्ट होने में कितना लग गया? 6000 साल लग गया, लगभग आधा नष्ट होने में। तो क्या आप तुलना करके यह नहीं निकाल सकते कि यह हड्डी कितनी पुरानी है? क्लियर है ना। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सड़क पर पड़ी हुई हड्डी के ले जा करके और खड़े हो गए, कहे मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया, यह होमो इरेक्टस मानव के हाथ की हड्डी है, हमको पुरस्कार दे दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। यहां तक कि आज की मेडिकल साइंस यह बता देती है कि किस दिन ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज्ड हुआ और बेबी या जाइगोट बनना शुरू हुआ था। आपकी सेल, पहली सेल जिसे आप जाइगोट कहते हैं, वो भी बताया जा सकता है। क्लियर। तो आप
अब बताइए, क्या आप कार्बन 12 जान गए? तो इसके पहले आपने 4 कंकाल देखा था, ठीक है? तो क्या उन कंकाल की हड्डियों को लेकर के कार्बन डेटिंग निकाल करके उनकी आयु नहीं जानी जा सकती? ठीक है। तो इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन काल बताया गया वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, कुछ नहीं है। एक पॉइंट याद रखना है कि कार्बन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जॉन एफ लीवी इसके जनक हैं, ठीक है, केमिस्ट हैं। ठीक है, तीसरी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ब से 12 ब से बना रहेगा, ठीक, और 14 ये धीरे धीरे नष्ट होता रहेगा। और इसकी हाफ लाइफ पीरियड क्या है? ठीक है, तो हमने लगभग कहा है, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कहीं 59 लिखा हो तो वो सब भी चल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने ये चीज समझ लिया। अब हमको क्या करना है बच्चों? अब हमें एक बात देखनी है, यही तो है, हाँ, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन 14 हाफ लाइफ होता है कार्बन, ठीक, कुछ भी ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों, देखो क्लियर। हमने आपको लिपि तो बता रखा था, आप जानते भी हैं लिपि को, लेकिन यहां पुनः बता रहे हैं। इनकी लिपि या स्क्रिप्ट में पहली चीज आप याद रखिएगा कि इस लिपि को कहते क्या है। तो इस लिपि को वस्त्रोफिदान कहते हैं, ठीक है। इसी को हलावर्त भी कहा जाता है, इसी को गोमूत्रिका भी कहा जाता है, ठीक है। और इन से एक चित्र बनता है, इसीलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। पिक्टोरल स्क्रिप्ट मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है, इस लिपि को कितने नामों से जाना गया? 1 2 3 4 नामों से जाना गया। पहला नाम है क्या है? वस्त्रोफिदान। दूसरा नाम क्या है? हलावर्त, हल चलता है, ठीक है, वैसे वैसे आकृति बनती है। फिर गोमूत्रिका, और जैसे गाय पेशाब करे, पेशाब करना शुरू करे और आप उसे हाँक दीजिए, चला दीजिए, तो जो पीछे आकृति बनेगी वह जिगजैग सर्पीली बनेगी, ठीक है ना। और इसे चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये एक बात। सेकंड चीज आप याद रखेंगे, ये नाम पहला इतिहासकार जिसने इसे पढ़ने का प्रयत्न किया था वह कौन है? वार्डेल सर है, ठीक है। और उन्होंने कहा, क्या कहा? कि यह सुमेरियन लिपि से विकसित हुई है, सुमेरियन लिपि का ही एक प्रारूप है, ठीक, वार्डेल सर का कहना है। सेकंड चीज ये है प्राणनाथ, ठीक, क्लियर है ना। तो ये प्राणनाथ कौन है? ठीक है, आपकी तो शादी हो गई, आपकी पत्नी ने आपको चिट्ठी लिखा होगा तो उसमें प्राणनाथ है तो लिखा होगा, है ना। तो प्राणनाथ ने क्या लिखा? ठीक है,
कहा कि यह प्रोटो संस्कृत है, यह संस्कृत का आद्य रूप है। ठीक है, प्रोटो संस्कृत किसने कहा? प्राणनाथ ने कहा। और एक क्रिश्चियन धर्म गुरु आ जाते हैं, इनकी भी एंट्री हो जाती है। ठीक है, और वो है फादर हेरास। ठीक है, ये कहते हैं कि यह तमिल का प्राचीनतम रूप है। तमिल भाषा आपने रेलवे पर देखा है, लिखा रहता है, या कहीं भी देखिए तो एक चित्रात्मक लगता है। ठीक है, तो ये फादर ने कहा कि यह सर प्रारंभिक तमिल है। फिर होजनी ने इसे हित्ती स्क्रिप्ट माना है। एपिग्राफी इन्होंने देखा, ठीक है, और ये कहा कि यह हित्ती स्क्रिप्ट है। ठीक है, एपिग्राफी लेखन की शैली। ठीक है, लेखन की शैली के आधार पर इन्होंने इसे क्या कहा? हित्ती स्क्रिप्ट कहा, हित्तियन सभ्यता। ठीक है, लोहे का पहला प्रयोग करने वाली सभ्यता कौन है? हित्ती सभ्यता। ठीक है। प्रोफेसर गॉड एंड हंटर, कल बता दिया था आपको, किन्होंने कहा भैया ये तुम जो कह रहे हो पिक्टोरल, ये गलत है। ठीक है, इनका कहना है कि भाई ये तो अक्षर है, मतलब यही इतिहासकार है जो कहता है ये चित्रात्मक लिपि नहीं है, ये क्या है? अक्षरात्मक है, अल्फाबेट है। ठीक है, फिर ये चीज हाईलाइट कर दीजिएगा, ये चीज, ये वाला नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, क्या क्या है आपको हाईलाइट करना है पहले अपने कंपटीशन के लिए? पहला तो आप ये याद रखिएगा वॉडेल को। ठीक है, और प्राणनाथ तो आपको भूलेगा ही नहीं, मैंने भैया पर एग्जाम्पल दे दिया है तो वो तो भूलेगा नहीं। ठीक है, अब तीसरी बात हेरास को याद रखना है, फिर आप गॉड एंड हंटर को याद रखिए, होजनी उजनी को छोड़िए, हटाइए, आप कोई मतलब नहीं, एक निकाल दिया। अब आप गॉड एंड हंटर को जरूर याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आई महादेवन एंड अशोक पारपोला, आई महादेवन और अशोक पारपोला, सिमी पारपोला, ठीक है, ये फिनलैंड के हैं। कौन? अशोक पारपोला और सिमी पारपोला, ये फिनलैंड के हैं। और यही लोग भारत का पहला व्यक्ति जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया, वह कौन है? आई महादेवन है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके पढ़ने का पहला प्रयास करने वाला व्यक्ति है आई महादेवन भारत में। लेकिन विश्व स्तर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को पढ़ने वाला पहले कौन है? तो आप कहेंगे अशोक पारपोला और सिमी पारपोला, ये दोनों ही फिनलैंड से हैं। कुछ किताबों में रूस लिखा है। ठीक है, क्लियर? रूस में इन्होंने अपने जीवन को गुजारा है, लेकिन रहने वाले ये मूलतः फिनलैंड के। क्लियर? तो ये मैटर आपका हो गया। लेकिन बच्चों ये भी याद रखिएगा, ये वाला, इसके बाद यह लिपि कहां से शुरू होती है? राइट टू लेफ्ट शुरू होती है। ठीक है, लेकिन फिर कह रहा है एंड अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बात को समझिए, आप कैसे लिख रहे हैं? आप पहले ही बताइए, आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं जा रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेकिन उर्दू कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट जाते हैं। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं ना,
तो आप बताइए, फिर जैसे आप एंड पर जाते हैं फिर आप लेफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, उर्दू में भी यही होता है, राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट में जैसे आते हैं फिर चले जाते हैं राइट में, यही ना करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, गए राइट टू लेफ्ट, इधर से शुरू किया, फिर जब ये यहां आ गए तो इनको यहां आना चाहिए ना, ये ना करते हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन ये यहीं से पुनः आ गए। ठीक है, तो आप बताइए सांप कैसे चलता है? जिगजैग चलता है, तो ये सर्पिली हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए ना, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक, तो आ गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे लिखते हैं वैसे इसी को उलट देना है, या आप उर्दू को याद रख लीजिए। बेहतर यह है कि आप जो लिख रहे हो उसी को उलट दीजिए। ठीक है, और एक चीज जोड़ दीजिए, ठीक है, कि पेन हमको उठाना नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? ये हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। ये तो आप जानते हो, ठीक है, कि भाई इसको पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ा इसका जो इंस्क्रिप्शन या अभिलेख मिलता है वह 17 अक्षर का है, और ये विज्ञापन पट है। और अब मैं आपसे पूछ दूंगा, वह कहां से मिलता है, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? बोलिए, कल ही बताया था। तो आप कह दिए कि न सर हड़प्पा से मिलता है, न मोहनजोदड़ो से मिलता है, यह मिलता है धौलावीरा से। ठीक है, क्लियर हो गया? और आप ये लिपि जिसके पास है, आप खुद सोचिए, जिसके पास लिपि है उसके पास स्कूल और कॉलेज तो होगा ही, है कि नहीं? तो इसका मतलब अब आप आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईबीसी का एजुकेशन पैटर्न है। ठीक है, स्क्रिप्ट के तुरंत बाद आ ही जाता है एजुकेशन पैटर्न। तो इमला नहीं लिखना है, समझना है, देखना है। ठीक है, जहां आपको लगता है वहां आप, ठीक है, क्लियर, पेन तो उंगली में रखे ही है, वो दिया करिए। एक्यूप्रेशर जानते हैं? एक्यूप्रेशर ये है। ठीक, क्लियर? अब एजुकेशन पैटर्न या सिस्टम, आप बताओ, लिपि तो जान गए ना? तो अब आपको एजुकेशन सिस्टम जानना है ना? तो बच्चों बताओ, क्या आप ऐसा बना सकते हो क्या शहर? आप बना सकते हो? नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि सर यह सिविल इंजीनियरिंग का विषय है। नगरीकरण योजना ये किसकी, क्या विषय है? सिविल इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर में हर व्यक्ति नहीं बना सकता। ठीक है, क्लियर? ये कॉलम कहां से बनेगा, ये कौन बनाएगा? आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर ही बनाएगा। क्लियर? पुल बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी शानदार व्यवस्था देने वाले लोग अपने बच्चों को क्या सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते थे? ठीक है, तो आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि नगरीकरण योजना, आईबीसी के नगरीकरण योजना से क्या सिद्ध होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि वह अपने पाठ्यक्रम में अपने बच्चों को स्थापत्य और
ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा अवश्य देते थे। देख लिया, बस अब फटाफट भागते चलिए। ठीक है, बस हेडिंग क्या कर देंगे आप अपनी कॉपी पर, एक पेज लेके आया करिए, एक पेज, 2 पेज, ठीक है, लेकर आया करिए और उसी पर हेडिंग और मेन मेन जो चीजें हैं उसी को लिखा करिए। पूरा लिखने के बाद ठीक है, आपका ब्रेन उस तरह से वर्क नहीं करेगा जैसा उसे वर्क करना चाहिए। क्लियर ना? तो ये आपने कर लिया, अब क्विकली आप आगे बढ़ जाइए। ये क्या है? तो आप ये कहेंगे कि सर ये कांसे की एक लड़की है, ठीक है, जिससे नृत्यांगना कर ही रही है, इस तरह से लड़की थोड़ा खड़ी होगी भाई, ये नृत्य की मुद्रा में है, तो यह नृत्यांगना है, डांसर है ये। क्लियर? रणबीर तो यहां भी उपस्थित है, वहां भी उपस्थित है, ठीक है। चलिए रेणु जी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये नृत्यांगना है, ये किसकी बनी हुई है? कांसे की भी बनी हुई है। किसकी बनी है? कांसे की बनी हुई है। क्लियर है ना? तो अब एक चीज बताओ बेटा, कांसा कैसे बनाएंगे आप? कल बताया था, Cu प्लस SN10 को मिला के बनाएंगे। तो अब कह रहा है कि इससे यह सिद्ध होता है कि यह लोग अपने बच्चों को, ठीक है, मेटल्स और मेटलर्जी, बीटेक का आपने किससे किया? मेटलर्जी से किया, जिसका मतलब यह है कि लोग उस समय ये पढ़ाते अवश्य थे, क्योंकि अगर ना पढ़ाते तो मान लीजिए ये तो तुक्का हो गया, कॉपर और टिन मिला दियो बन गया, लेकिन वहां से सोने के आभूषण मिलते हैं, सिल्वर के आभूषण मिलते हैं, कॉपर मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। और ये देखो, ये वाली बहुत बड़ी बात आ गई, ये आपसे गलती होगी, क्योंकि यहां पर लेड भी है। ठीक? क्लियर? तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड ऐसे थोड़ा ना मिलता है जैसे आप सोचते हैं, वो तो पत्थरों की नसों से निकाला जाता है बच्चों, तमाम अशुद्धियां होती हैं उसके अंदर। ठीक? और फिर गोल्ड से आभूषण कब बनेगा? बोलो, आप गोल्ड खरीदते हो तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड हो गया, हुआ ना? तो क्या 24 कैरेट का आप आभूषण बना लोगे? नहीं बनेगा। 24 कैरेट का मतलब यह हुआ, कैरेट का जो गोल्ड होगा कट के गिर जाएगा, इतना नाजुक होता है वो। तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड को कठोर करना पड़ेगा। तो गोल्ड को कठोर करने के लिए Cu का प्रयोग करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या ठीक है आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर Cu का ही प्रयोग होता है, आर्सेनिक बहुत, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी हो जाती है और हाईली प्रेशियस चीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो आप ये बताइए, ये सब कब हो पाएगा? जब वो अपने स्कूल और कॉलेज में ये पढ़ाते होंगे तभी तो कर पाएंगे। ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब नृत्यांगना जैसे आए
तो आप नृत्य मत करने लगे, आप आश्चर्य कौतूहल में हो जाइए, और ये सर उस समय भी इतनी डेवलप्ड थे ये लोग। ठीक है, क्लियर। और लेकिन आप ये भी आश्चर्य कर जाइएगा तुरंत, सर ये सोना कहां से लेते थे? तो आप करिए जहां से आज आप लेते हो। तो आप कहां से लेते हो? कर्नाटक के धारवाड़ रेंज की चट्टानों में से लेते हो, कोलार से लेते हो आप सोना। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो धारवाड़ रेंज के चट्टाने हैं उसी की नसों से निकाला जाता है। वो लोग भी उसी समय यहां से लेते थे। तो जैसे ही आपके माइंड में यह बात आ जाए, इतनी बातें आ जाएं, तब आप एक चीज अपने आप सोच लेना कि यार लेकिन कर्नाटक तो उनके साम्राज्य में था नहीं। तो जब कर्नाटक उनके साम्राज्य में था ही नहीं, क्लियर, तो यहां से कैसे लेते थे? तो आपको तुरंत कर देना है कि सर ये फॉरेन ट्रेड है, सर ये फॉरेन ट्रेड है। ठीक, क्लियर, वैदेशिक व्यापार है। चांदी कहां से ले सकते हैं? तो चांदी या तो मद्रास से लेते थे या अफगानिस्तान से लेते थे। ये क्या है? फॉरेन ट्रेड है सर, फॉरेन ट्रेड। तांबा कहां से लेते थे? राजस्थान की खेतड़ी के खानों से लेते थे, झुंझुनू जिले में जाते थे वो। क्या है ये? व्यापार और व्यवसाय ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देते थे। इनके शिक्षा के पाठ्यक्रम में हर चीजें शामिल थी। क्लियर हो गई बातें? कोई प्रॉब्लम नहीं स्लाइड से? बस केवल इतना लिखते जाना, बस मेटल्स मेटलर्जी, बस नृत्यांगना से हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज जरूर डाल देना क्योंकि यहां गलती करा देगा। क्या लेट का साक्ष्य भी मिलता है? आप कहेंगे यस सर, देयर आर सो मेनी एविडेंस। ठीक है, बस ठीक है, क्लियर। हमने शीशा नहीं कहा है, हमने लेड कहा है। ठीक है ना, मिरर नहीं, लेड की बात किया है। ठीक, आर्द्रता है ना। और अगर आप आर्द्रता को नहीं जानते तो क्या आप अन्न का संग्रह कर सकते? और अगर आप आर्द्रता नहीं जानते तो क्या आप गेहूं की कटाई कर सकते हैं? ठीक, तो आप कह दीजिएगा कि सर वे लोग ह्यूमिडिटी से बेहतर परिचित थे। वे अपने बच्चों को बॉटनी जरूर पढ़ाते थे जहां पर ट्रांसफरेशन पढ़ाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब वह बॉटनी जैसे विषय को भी वो पढ़ाया करते थे। ठीक है, उनको पता था कि क्या है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्लियर ना। तो ह्यूमिडिटी लिख दीजिएगा और फिर ये लिख दीजिएगा वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपैरेशन। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमी। आप एक चीज बताओ बच्चों, इनकी लाशें कैसे दफन है? उत्तर और दक्षिण में है। ये लाशों को दफन कैसे कर रहे हैं? उत्तर और दक्षिण में दफन कर रहे हैं।
आप कहोगे कि सर हड़प्पा से तो पूर्व और पश्चिम में, देखो वो अपवाद है, ठीक है ना, वो हम लोग प्रैक्टिस में कर लेंगे, अभी उसको मत घुसड़ो यहां। जनरली वो लोग कहां करते थे, तो उत्तर और दक्षिण में करते थे, ठीक है, क्लियर। अभी आप उसको हड़प्पा का मैटर लाएंगे कि सर हमने तो किताब में पढ़ा कि पूर्व और पश्चिम में भी दफन की हुई, वो कंफ्यूज कर देगा आपको। बस केवल आप वन साइडेड होके जाइए कि यह उत्तर और दक्षिण में अपनी लाशों को दफन करते थे, बस। आप ये बताओ, दिशाओं का ज्ञान कौन करा सकता है, विज्ञान की कौन शाखा कराती है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी ही बताएगी कि तारों की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, तारों और ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन बताएगा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की हिंदी क्या होती है, खगोलकीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, ठीक। तो अगर वो खगोल विज्ञान से परिचित नहीं होते तो एक चीज याद रखना कि वह मौसमी फसलों की खेती नहीं कर पाते। अब ऐसा थोड़ा ना कि गेहूं आप जून में बोइएगा, नहीं बो सकते ना। तो इसका मतलब यह है कि वो एस्ट्रोनॉमी से वेल फेमिलियर हैं और परिचित होने के कारण ही, अच्छी तरह से परिचित होने के कारण ही उन्होंने, ठीक है, अपनी खेतों में, ठीक है, विभिन्न फसलों को की खेती किया है, मौसम के अनुसार अपनी खेती को उन्होंने किया है, क्योंकि उनके डिश में हर चीज है, देख रहे हैं आप, क्लियर। तो क्रॉप पैटर्न से भी वो परिचित थे, क्रॉप ऑर्डर से भी परिचित थे, मौसम से भी परिचित थे, मानसून से भी परिचित थे, ठीक है, क्लियर ना। कि ये सब कहां पढ़ाया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी में। मौसम बदलता है, किसके कारण बदल रहा है, आज ठंडक पड़ रही है, किसके कारण पड़ रही है, क्योंकि सूरज हमसे दूर है, थोड़े दिन के बाद हमारे करीब आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और फिर जब करीब आ जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन कराएगा, और जब वाष्प आएगा, देख रहे हैं, केवल सूरज कर रहा है, आपकी भूमिका कोई नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सूरज के कारण हो रहा है सब, आज ठंडक है क्योंकि वो हमसे दूर है, कल हमसे करीब आएगा तो हम भयानक गर्मी में आ जाएंगे, तूफान आएगा, ठीक है। और सर, ठीक है, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन जब आकाश में पहुंच जाएगा तो वो कंडेंस हो जाएगा, और जब वो कंडेंस हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, और भारी होकर के फिर जब वो घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और फिर प्रेसिपिटेशन होगा, वर्षा होगी, ठीक है, क्लियर। और वर्षा होने के कई इंपैक्ट आएंगे, तो सबके पीछे कौन है, तारे और ग्रह ही तो हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ठंडक है तो ठंडी वाली फसल बोइए, गर्मी है तो गर्मी वाली बोइए, बरसात है तो बरसाती वाली बोइए, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस्ट्रोनॉमी हेडिंग डाल करके और एक ठो ये बना दीजिएगा लॉस, या तो ये बना दीजिएगा। आप एक बात बताओ, ये क्या देख रहे हो आप, ये क्या देख रहे हैं आप, सर रेशियो देख रहे हैं, अर्थमेटिक देख रहे हैं आप, अर्थमेटिक कैसे लिखेंगे, अर्थ अंक गणित, अर्थमेटिक, ठीक है। अनुपात और समानुपात कहां पढ़ाया जाता है, रेशियो कहां पढ़ाया जाता है, अंगणित में तो पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और दशमलव कहां पढ़ाया जाता है, अंगणित में ही पढ़ाया जाता है। अब एक चीज बताइए,
यहां की जो ईंटें हैं वो ईंटें कैसी हैं? 27 पॉइंट, ठीक है, कुछ भी लिख लो, 86, ठीक। तो आप ये बताओ कि इसका मतलब ये है कि पूरे साम्राज्य में ईंटों की अगर नाप एक है, भाई अचानक एक ईंट का तुक्का में ऐसे बन गई, तब तो आप कहोगे कि भैया ये तुक्काबाजी है। लेकिन यह है कि पूरे साम्राज्य में यदि ईंटों की नाप एक ही है, तो इसका मतलब है कि वो सांचा एक ही नाप का बनाते थे, जैसे आज, ठीक है। उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते, ईंटों में पकड़े जाने पर बहुत कठोर सजा हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो आप याद रखिएगा कि ईंटों से यह सिद्ध होता है, ईंटों के निर्माण से यह सिद्ध होता है क्या, कि वे डेसिमल सिस्टम से परिचित थे, ठीक है। क्योंकि उनकी ईंटें 4:2:1 के रेशियो में बनी है, 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में बनी है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। लेकिन बच्चों एक चीज और जानकारी इससे हो जाती है, क्या हो जाती है, कि वे ताप नियंत्रण से भी बेहतर परिचित थे, ठीक है। ईंट पकाने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए? ठीक, बताइए, आप पका लेंगे क्या ईंट? नहीं पका पाओगे। ईंट पकाने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? मिट्टी पकाने, ईंट पकाने नहीं होता, मिट्टी पकाने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए? तो देखो बेटा, मिट्टी के लिए ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, याद रखना ये पहले, ठीक है। ये 600 डिग्री याद रखना, ठीक है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना, ठीक है, बस 2 डेटे याद रखना, ठीक है, तीसरी कोई डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, 600 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यदि ईंट पकी है, क्लियर, या 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिट्टी अगर पकी है, पकाकर ईंट बनाई गई है, तो याद रखना उसका कलर पीला होगा। पीला का मतलब पीला रंग नहीं, एलोइस, एलोइस होगा, और भारी होगी वजन में, और उसका वेट भारी होगा, क्लियर। लेकिन बच्चों, यदि आप 600 से और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, मतलब 600 डिग्री सेंटीग्रेड से और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, तो मिट्टी लाल हो जाएगी, और इसका भार बहुत हल्का हो जाएगा। ये कैसी लग रही है? लाल दिख रही है, बहुत प्योर ईंट दिख रही है ना। तो इसका मतलब भाई, प्रिंस भाई, इसका मतलब ये हो गया भाई कि ये लोग टेम्परेचर रेगुलेशन या नियंत्रण से भी परिचित थे, ठीक। लेकिन एक चीज और जान लियो, जरूरत नहीं है वैसे जानने की, लेकिन अगर 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चले गए तो मिट्टी नीली हो जाएगी, नीली हो जाएगी, और फिर वो ईंट बेकार हो जाएगी, ठीक है। कभी देखा है नीली ईंट? टेढ़ा हो जाता है, झावा जिसे बोला जाता है, खंजर बोला जाता है, तो वह सीमेंट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सीमेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है, उसको ज्वाइंट ही नहीं होगा।
ठीक है, सीमेंट का क्या मतलब है ये भी जान लो, हर तरीके से जानो। लोग कहते होंगे घर में, कहते हैं कि यार ये जुड़ाई हो गई तो इसकी तराई कर देना, पानी डाल देना, या जुड़ाई करने से पहले ईंट में तरी किया है या नहीं किया है, कहते हैं ना। तो कभी आपने सोचा ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ईंट गीली है, सूखी है, तो सीमेंट को तुरंत सोख लेगी, और सीमेंट पकने से पहले ही अपने वजूद को खो चुका होगा। ठीक है, और फिर वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, वो एडेसिव नहीं उत्पन्न हो पाएगा, वो चिपकेगी नहीं। क्लियर? लेकिन अगर पानी दिया गया है तो सीमेंट को सोखेगा नहीं, और सीमेंट अपने जो टाइम पीरियड है 3 से लेकर 4 दिन में वो पक करके फिर कठोर होकर के चिपक जाएगी। समझ गए ना? इसीलिए कहा जाता है। क्लियर? अब ये भी आप जान गए। इसका मतलब अंगणित से भी जानते थे। अब अंगणित का एक प्रयोग और यहां देखिए, बाइनरी सिस्टम। उनके जो वाट होते थे, हाँ एक चीज यहां इस पर लिख देना चाहिए था, स्केल। यहां स्केल बना लो ना, यहां स्केल ऐसे ऐसे लिख लो। यहां पर भी डेसिमल का प्रयोग हुआ है, सेंटीमीटर लिखा है। हाँ हाँ ये नीचे लिखा है यार, ये इधर चला आया, स्केल बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली से आपकी स्केल कितने सेंटीमीटर की होती है? 12 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की होती है ना, इंच होती है। सेंटीमीटर 30 होता है। ठीक है, क्लियर? लेकिन इनकी स्केल कैसी है? इंच तो 12 होता है। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर कितना होता है? 30। लेकिन इनकी कितनी है ना? यहां भी आप देख रहे हो डेसिमल है। हो गया? अब यहां आ जाओ, वाट तौलने के लिए। तो आप ये देखिए कि इनके वाट क्या है? क्यूबिकल है, घनाकार है, घनाकार है। ठीक है, बस इतना इधर कर लो आप, ये इतने ही। छोटे वाट बाइनरी सिस्टम पर बने थे। बाइनरी सिस्टम, ठीक है, 2 से जिसमें गुणा किया जाए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी प्रेसियस चीजों को मापने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दिधार, क्या बोला जाता है? दिचर, हमें पता नहीं है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम और छोटे बाट। लेकिन जो बड़े बाट हैं वो आज भी चलते हैं, वह 16 के गुणज में बनते थे। बड़े बड़े बाट, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज याद रखना है कि छोटे बाट बाइनरी में है और बड़े बाट, ठीक है, 16 मल्टीप्लायर्स के रूप में है। 16 आना आज भी चलता है। ठीक, और दूसरी चीज आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है, घनाकार रखना है बस। 3 चीजें ही आपको याद रखनी थी, बाइनरी, मल्टीप्लायर 16 और घनाकार। चौथी कोई बात नहीं याद रखनी है। ठीक है, स्केल 37.6 की है। इधर आप आ जाओ। ठीक, कुछ लोग देखे बड़े मुस्कुराने लगे। ठीक है, तो यहां आप देखिए
क्या ये अपने बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? तो केमिस्ट्री क्या है? मिश्रित शब्द है और ये मिट्टी में रंग को डालना ही केमिस्ट्री है। रंग रसायन है, रंग आयन, ठीक है, स्वाद इत्यादि का जहां अध्ययन किया जाता है उसी तो रसायन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रंग उत्पन्न कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो रस से रसायन और रस से रंग। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये सब चीजें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोथल से क्या पाएंगे? रंगाई करने का गड्ढा पाएंगे। क्या पाएंगे? डाइंग वैट, डाइंग वॉट पाएंगे आप? रंगाई का गड्ढा पाएंगे। तो आप कह दीजिएगा कि सर इसका मतलब उनके अगर आभूषण इस तरह से बनाए गए हैं, इतनी खूबसूरत आभूषण बनाए गए हैं, तो इसका मतलब देख रहे हैं आप रंग कितने हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब वो अपने बच्चों को रसायन विज्ञान जरूर पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन रंग जब का प्रयोग जब मानव के ऊपर किया जाए तो यह बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, रंग का प्रयोग जब मानव के ऊपर प्रयोग किया जाए तो ये इसका अध्ययन कहां किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। तो ये देखिए ना, ये सब धोखा देने वाली चीजें रखी है ना, ये सब, ये देखिए। ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं? यही सब तो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको याद क्या क्या रखना है कि भाई देखो ये क्रीम का प्रयोग करते ही थे, काजल का प्रयोग देखो ये करते ही थे। ठीक है, ये लिपस्टिक का प्रयोग करते ही थे। ठीक है, क्लियर? ये देखो शीशा भी है यहां, वैनिटी बॉक्स का प्रयोग करते भी थे। ठीक है, ये रंग का भी प्रयोग करते थे चेहरे को रंगने वंगने के लिए। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसका मतलब वो अपने बच्चों को बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, है ना? तो समझ गए? अब बच्चों एक ही और बात है, चिकित्सा बच रहा था। ये देखो, ये शिलाजीत है। और चरक ने चरक संहिता में लिखा है कि दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं जिसका निदान शिलाजीत से ना होता हो। ठीक, तो इसका मतलब शिलाजीत हड़प्पा से बड़ी मात्रा में पाया जाता है और सीसियों में है। ठीक, तो इसका मतलब वे अपने बच्चों को दवा बनाना तो सिखाते ही थे, सर्जरी भी वो करते थे और हाई सर्जरी करते थे। वो ब्रेन की सर्जरी आज भी मेरी समझ से तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हो सकता है आप लोग जानते हो। ठीक है, फिलहाल हमारे प्रयागराज के अंदर ब्रेन का सर्जन मेरी समझ में होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रेयर है, रेयर होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या है, कालीबंगा के अंदर से हमको, ठीक है, कपाल मिले हैं और इस कपाल में सर्जरी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो निश्चय ही हमें भयाक्रांत क्या, एक कौतूहल में ला रहा है
कि लोग कितने डेवलप्ड थे। ठीक है। और बच्चों, एक चीज और, ये मतलब आपने क्या क्या सीख लिया कि उनके यहां विज्ञान और तकनीकी का क्या स्तर था, शिक्षा का क्या स्तर था। तो शिक्षा का स्तर बहुत हाई फाई है। ठीक है। और अगर शिक्षा का स्तर हाई फाई नहीं होता तो वो इतनी विशाल सभ्यता, इतनी एडवांस सभ्यता का निर्माण न कर पाते कि 21वीं सेंचुरी के भारत में भी तमाम ऐसे शहर हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रतिमानों से बहुत दूर हैं। ठीक, क्लियर, बहुत डेवलप रहे होंगे। अब यहां देखो समाज आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। देखो, ब्रेन लगाओ आप पढ़ने के लिए, तो आपको करना क्या है, कॉपी पेस्ट बस सामाजिक जीवन लिख देना है। क्या लिख देना है, संभव है कि यह मात्र सत्तात्मक है, यह स्त्री बनी हुई है, क्योंकि स्त्रियों की सर्वाधिक मूर्तियां वहां से पाई गई हैं। ठीक है। और अगर कोई समाज मात्र सत्तात्मक है तो वह शांति प्रिय जरूर होगा। पितृ सत्तात्मकता जहां पर भी रहेगी वहां संघर्ष जरूर होगा, वहां पर डर जरूर होगा, मारपीट भय इत्यादि की बातें जरूर होती हैं। लेकिन जहां स्त्री, जैसे ग्रामीण जीवन में जाइए आप, आज भी जरा देखिए गांव में, तो गांव में चलता किसका है बताओ, पुरुषों का। ठीक है, पुरुषों का ही चलता है। ठीक है। लेकिन शहरों में किसका चलता है, अब देखिए अनुभवी आदमी से पूछते हैं, प्रिंस भाई बताइए किसका चलता है। महिलाओं का चलता है। ठीक है। तो गांव में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एक एक इंच के लिए लड़ाई है ना। सामंतवादी विचार वहीं आते हैं। ठीक है। सामंतवाद है क्या बेटा, एग्जैक्टली सही बता दिया। सामंतवाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहें कि जहां पर समता का अंत हो जाए वही वही सामंतवाद है। विषमता ही विशेषता है सामंतवाद की। अब कहोगे कि सर और क्या करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करना है, बस ये बताओ कि विषमता को कैसे लाएंगे या समता को अंत कैसे करेंगे। ठीक है, एक मूल मंत्र बता दो, विषमता को लाने का एक मूल मंत्र आप हमको बता दो, और अगर वो मूल मंत्र जानते होगे तो आप समझ जाओगे, बहुत सोच आपकी बदल जाएगी। बताइए विषमता कैसे लाएंगे आप सब? ऐसे आप संपत्ति नहीं छीन लेंगे किसी की, छीन के देखिए, 1 रुपया मांग के तो देखिए आप किसी से। ठीक है। आइए मैं आपकी साइकिल का हवा निकाल देता हूं, आप जाके भरवा लीजिए फ्री में। तो ऐसे तो कर नहीं पाएंगे आप। तो विषमता को लाने का मैं आपको बता रहा हूं सामंतवाद कैसे आएगा, कहां से आया। बेटा धर्म के चोचलेबाजी को आपको व्यापक करना पड़ेगा, और धर्म जितना ही ज्यादा बढ़ेगा व्यक्ति तर्कहीन होता रहेगा। धर्म की चादर जितनी ही मोटी होगी व्यक्ति से तर्क छिनता जाएगा, और वह भाग्यवादी होकर के अपनी वर्तमान स्थिति को पुनर्जन्मों का खेल मान बैठेगा।
समझ गए? और फिर उससे मनचाहा काम कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब धर्म के माध्यम से जो शोषण किया जाता है, उस शोषण को व्यक्ति बड़े आहिस्ता आहिस्ता और बड़े प्यार से स्वीकार करता चला जाता है। कसाब को जन्नत मिल गई? बोलिए, मिल गया? मिल गया ना? वहां पर 72,000 हूरें इस समय उसका सम्मान कर रही होंगी। यही ना पढ़ाया जाता है? बोलिए, यही तो हिंदू लोग कराते हैं। मुसलमान और हिंदू, बस मुसलमानों और हिंदुओं में अंतर कुछ नहीं है। बस अंतर एक चीज है, हिंदुओं की एजुकेशन स्ट्रांग है, इसलिए वो हर चीज को मुस्कुराता है, सुनता है और फिर अपने अनुरूप तय कर लेता है। लेकिन मुसलमानों के पास एजुकेशन नहीं है, तर्क की थोड़ा कमी है, इसलिए वो मौलवियों के चक्कर में उलझ करके अपनी बुद्धि को आधा उनके पैकेट में डाले रहते हैं। ठीक है, और अल्लाह की इबादत कराने की बात करने वाला व्यक्ति अल्लाह को रियल में जानता ही नहीं क्या है अल्लाह। ठीक है, क्लियर? तो यही चीज है बेटा धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। ठीक है, वह धर्म, वह संप्रदाय जहां पर तर्क ज्यादा है, जहां पर कर्मकांड न्यूनतम है, वो बहुत डेवलप्ड है, जैसे सिख। ठीक है, ये सब कुछ ठेंगे पे लेके चलते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि वो किसी चीज से कोई समझौता नहीं करते। भिक्षावृत्ति करते हुए आप उनको नहीं पाएंगे। वो अपने सीने से, अपने हाथों से, ठीक है, जहां पर भी काम करते हैं वो कार्य करते हैं। खेती में भी आते हैं तो हाड़ तोड़ करके मेहनत करते हैं, और व्यवसाय में, ठीक है, वो कौन सा व्यवसाय करते हैं साहब? ज्यादातर वो ट्रक का कार्य करते हैं। और जब कानपुर से चला तो रोकेगा मुगल सराय में ही। ठीक है, न उसको पेशाब लगेगी, न वो चाय पिएगा। ठीक है, और बस वाहेगुरु जो बोले सो निढाल, बीच में जो आए, ठीक है, वो भी बेहाल। ठीक है, वो जा रहा है तो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया कि धर्म की चादर जितनी ही मोटी होगी, विषमता उतनी ही ज्यादा होगी, गरीबी उतनी ही ज्यादा होगी, लाचारी उतनी ज्यादा होगी, बीमारी उतनी ज्यादा होगी, लोगों का रहन सहन बहुत घटिया होगा। ठीक है ना? आप चले जाइए अभी जहां पर धर्म की चादर है, स्पेशली हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी बस्तियों में आप जाइए तो वहां की गलियां बहुत पतली होंगी, गंदगी बहुत होगी। क्यों? क्योंकि तर्क छीन लिया है आपका, और जब तक तर्क रहेगा, छीना नहीं जाएगा, तब तक आप हमारे अनुरूप नहीं रहेंगे। आईएसआईएस का विकास तब किससे होगा? ठीक है, इससे होगा। ठीक है, तो समझ गए सामंत बात? हमने हर चीज बता दिया है, उसी चीज को सिस्टमेटाइज तरीके से लिखना है, सोच हमने उत्पन्न कर दिया। तो ये बताओ, मात्र सत्तात्मक है, फट से याद हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? इनका पहनावा में कुछ मत करना, एक ऐसे कर देना, एक ऐसे कर देना। ठीक है, पुरुष क्या पहनता है? धोती। ठीक है, और क्या है? साल लेता है। लड़की क्या लेती है? स्कर्ट। लड़की का नीचे का वस्त्र क्या है? स्कर्ट है। ऊपर वो भी साल लेगी।
ठीक है, अब आभूषण पढ़ो नहीं, बस लिख लो कॉपी में आभूषण। आगे क्या लिख दोगे? जो आज पहना जाता वही उस समय भी था, जो आज है वही उस समय भी था। बनता कैसे था? तो आप कहेंगे जिससे आज बनता है। ठीक, क्लियर? तो आप कहोगे कि सर आज तो मांग टीका, यस सर मांग टीका है, कानबाली यस सर है, नोज स्टड है, हार है, आर्मलेट्स है, चूड़ी है, कड़ा है, अंगूठी है, कमरबंद है, सब कुछ तो है। ठीक है, तो इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्लियर? फिर यहां आ जाओ, केस विन्यास, हेयर स्टाइल। तो आप कहेंगे निश्चय ही सर, वहां से कंघियां मिलती हैं सर, चनुदड़ों से कंघियां मिलती हैं, और उस्तरे तो बहुत जगह से मिलते हैं। ठीक, बस एक चीज याद रखना है कि पुरुष, मुसलमान को देखो, मुसलमान क्या करता है? दाढ़ी रखता है लेकिन मुछे साफ रखता है, बस वही लिख दो। ठीक है, एक मुस्लिम जहां पर केस विन्यास आए, पुरुषों के सामने एक मुस्लिम को ले आओ। लड़कियों के सामने जो आज लड़कियां जैसे रहती हैं, हेयर स्टाइल उनकी क्या है? लड़कियों का मांग निकालती हैं, निकालती थी, जूड़ा बांधती थी, जूड़ा बांधती थी, पिन लगाती हैं, पिन लगाती थी। तो कोई अंतर है? नहीं अंतर है। अब आपने पूछ दिया सिंदूर, तो भाई सिंदूर का तो कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, लेकिन जब प्रोटोस्लाइड यूज करते थे तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि यहां पर भी सिंदूर का यूज होता रहा होगा। ठीक है, लेकिन यह इतिहास नहीं है, यह एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है। क्लियर? प्रसाधन हो गया। ठीक है, मनोरंजन क्या है? मनोरंजन में क्या है? कुछ नहीं, करो यार, इंडोर और आउटडोर गेम खेलते। ठीक, इंडोर और आउटडोर गेम। ठीक है, तो इंडोर गेम में एक बताओ, अरे नृत्य क्या है? इंडोर ही गेम तो है, गेम है या नहीं? पहले ये बताओ। गाना बजाना ये तो है ना, तो आप लिख देना गाना बजाना। और ये बताओ, पासा, जुआ खेलना, ठीक है, कैसेनो, ठीक है ना, इंडोर गेम। तो उस समय भी था ये, पासा खेलना जानते थे, डाइस, ठीक है, को जानते थे। क्लियर? अच्छा, आउटडोर गेम में तो आप कहेंगे कि सर धौलावीरा से स्टेडियम मिला है सर, धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, ये लिख लीजिएगा, स्टेडियम धौलावीरा से मिलता है स्टेडियम का साक्ष्य। क्लियर हो गया? अंत्येष्टि की प्रक्रिया क्या थी? अंत्येष्टि की क्या प्रक्रिया? 3 प्रक्रियाएं थी। अंत्येष्टि समझ रहे ना? तो अंत्येष्टि की 3 प्रक्रियाएं थी, दफन, दहन और आंशिक दफन या समाधि। ठीक है, दहन बताने की जरूरत है, जला दो। ठीक, दफन गाड़ दो। लेकिन समाधि क्या है? आंशिक समाधान। पूछ देगा आपसे कि आंशिक समाधान का साक्ष्य कहां से मिलता है? बलूचिस्तान के बहवलपुर से, एकमात्र साइट है बलूचिस्तान के बहवलपुर से मिलता है। ठीक है, आंशिक समाधान का साक्ष्य, आंशिक समाधान, पार्शियल बरिल सिस्टम। ठीक है, ये कहां से मिलता है? बहवलपुर, बहवलपुर बलूचिस्तान। ठीक,
क्लियर? अब ये आंशिक समाधान क्या है ये भी जानना है, तो एक क्वेश्चन बता दो आप, हम फिर अगली बात बता देते हैं। आप बताओ भारत की सबसे ज्यादा एजुकेटेड एंड अर्बनाइज्ड धर्म कौन सा है? पारसी हैं। ईसाई ईसाई सब, इंडिया का ईसाई कौन सा है? इंडिया के ईसाई कन्वर्टेड लोग हैं, ठीक है? क्लियर? क्लियर? और जितने भी कन्वर्टेड होते हैं वो कट्टर होते हैं, याद रखना, ठीक है ना? हाँ, तो अब 1 मिनट के लिए मैं बात करूंगा आपसे कि जो पारसी है यह हाईली एजुकेटेड है, बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है, उसकी राष्ट्रभक्ति पर कभी अंगुली नहीं उठा सकते आप। और ये टाटा ओटा क्या है? देश के लिए उन्होंने उत्पादन किया है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने काम किया। जितने भी पुल बनते हैं, जितने भी सड़कें बनती हैं, सब और सब के ट्रकें आती हैं, बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, सब टाटा का है, ठीक है? और अन्य जो है वो लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो ये पारसी हैं सब। तो बच्चों, पारसियों में एक खास बात होती है कि वो जीवित अवस्था में भी औरों के लिए काम करते हैं और मरने के बाद भी उनकी इच्छा है कि मेरे जिस्म का हर टुकड़ा, ठीक है, किसी के काम आ जाए। इसी सोच पर वो करते क्या हैं कि मरने के बाद अपने मृतक को किसी सुनसान स्थान पर ले जाते हैं और उसे, ठीक है, एक स्थान पर रख देते हैं, खूंटे गाड़ देते हैं ताकि कोई जानवर उसे खींच करके दूसरे स्थान पर न ले जा सके, और फिर उसे छोड़ करके चले आते हैं, ठीक है? जंगली जानवर, उनको भी तो खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? फिर वो जंगली जानवर, सियार, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, जिसको भी खाना है वो खा करके अपनी उदर की पूर्ति कर ले। समझ रहे हैं? और इसके बाद जो हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों को वो चुन लेते हैं, शायद 40वें दिन है, ठीक है, और वो चुन करके और फिर ले आते हैं और उसको दफन कर देते हैं। इसी को आंशिक दान या समाधि या पार्शियल बरियल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया? लेकिन हम लोग सोचो, हमारा सोच और उनकी सोच में कितना अंतर है। हम आज सरकार को देहदान भी नहीं देते, बहुत थोड़े लोग हैं जो जीवित अवस्था में अपनी बॉडी को दान दे देते हैं कि मेरे मरने के बाद ये मेडिकल कॉलेज को सौंप दी जाए, जहां से बच्चे, ठीक है, हमारे इस शरीर से सीखें, ठीक है, ऑपरेट करें और आने वाले युगों के लिए, ठीक है, ऐसी दवाएं और ऐसी मेडिकल की व्यवस्था दें, ठीक है, ताकि हमारा विकास हो, मतलब उनका विकास हो, वो मरने ना पाए, तड़प करके मरने ना पाए, ठीक है? अब वो अलग की बात है कि लोग धीरे 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 देहदान कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, बच्चों को अध्ययन करने के लिए लाशें नहीं मिलती हैं, ठीक है? एक ही कहीं से मिल गई तो उसी को वह, ठीक है, करते रहते हैं, उसी से सीखते हैं, ठीक है? तो बच्चों, क्या ये सामाजिक जीवन आपको याद नहीं हो गया? बोलो कौन सी ऐसी चीज है, बोलो, बस इतना लिखो, मात्र सत्तात्मक हेडिंग, केस विन्यास, कुछ नहीं, मुस्लिम लिख लो और जैसा आज है स्त्रियों में कर दो, ठीक है? पुरुष भी लगाते थे तो आज भी पुरुष लगाते हैं यार, रिबन उबन नहीं लगाते सब, ठीक है? प्रसादन में जानते ही हो, ठीक है,
जैसे आज होता है सर वही है, कंघी उंघी थी ही, जूड़ा उड़ा सब था ही। फिर अंत्येष्टि की 3 प्रक्रियाएं थी, वो भी हमने आपको बता दिया। फिर मनोरंजन भी आप जानते ही हैं, आभूषण में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पहनावा आप जानते हैं। बोलो कौन सी चीजें आपको पढ़ने रिवीजन करने की जरूरत है? ठीक है, क्लियर। अब आगे चलो, धार्मिक जीवन कैसा है देख रहे हो आप? एक एक मिनट में खत्म किया जा सकता है। धार्मिक जीवन कैसा है? बस यार मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक हैं, तो कैसे कह सकते हो? ठीक है, सिंधु घाटी का धार्मिक जीवन, ठीक है, यहां मंदिर तो बना है, लेकिन इसको काट दीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि सर मंदिर का अवशेष नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लियर। और वे पशुपत शिव की अवधारणा से परिचित हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, एक बनेले पुरुष की आकृति मिली है, सील पर खुदी हुई है, ठीक है। तो उसको जॉन मार्शल ने क्या कहा था? पशुपत शिव कहा है। ठीक, वे प्रकृति की पूजा करते हैं, करते हैं। ये देखिए ना, क्या उनके यहां पवित्र वृक्ष क्या है बताओ? पवित्र वृक्ष पीपल, पीपल लिख लीजिएगा, नीम लिख लीजिएगा और बबुल लिख लीजिएगा, जो भी विकल्प रहे वो कर लीजिएगा। सीक्वेंस करने को आए तो ये सीक्वेंस लिखा है। क्या आज पीपल का महत्व नहीं है? नीम का नहीं है, ठीक है, बबुल का है ही है, मेडिसिनल प्लांट है ये बबुल। ठीक, अच्छा बताओ, जल आज पवित्र माना जाता है कि नहीं? ठीक, अरे उसी का तो देख रहे हैं, कलाबाजी चल रही है पानिया का, तो गंगा मैया का तो वे जल को पवित्र मानते थे, ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन बच्चों उसको छोड़ दीजिए, अभी हो गया। अब आपसे एक चीज है, क्या वे लिंग की पूजा करते थे? अरे यार, जब पशुपत शिव की बात कर रहे हैं तो लिंग की पूजा नहीं करेंगे? तो लिंग की पूजा करते थे, ठीक है। लेकिन क्या वो योनि की भी पूजा करते थे? यस सर, करते थे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर उस समय की लिंग पूजा में और आज की लिंग पूजा में क्या अंतर है, तो आप कह दीजिएगा कि सर आज स्वतंत्र रूप में और संबद्ध रूप दोनों में पूजा की जाती है। उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग पूजा की जाती थी, लिंग की पूजा अलग, योनि की पूजा अलग की जाती थी, प्रजनन के प्रतीक के रूप में, है ना। लेकिन बच्चों अगर पूछा जाए आज क्या है, तो आप कहेंगे कि सर गुप्त, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आए या ना आए, ठीक है। तो आप कहिएगा सर गुप्त युग में आकर लिंग और योनि का संयुक्तिकरण किया गया है पहली बार, और इसी के साथ अर्धनारीश्वर की संकल्पना आ गई है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। कभी कभी आप जाते होंगे, देखते होंगे कि एक ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है, वो लिंग है। और कभी कभी आप देखते हैं जिसे पानी गिरता है, वह संयुक्त, वही योनि है जिसे पानी गिरता है, ठीक है, क्लियर। तो लिंग और योनि की उपासना करते थे, ठीक है। और आज पशुओं की पूजा होती है या नहीं होती है ना? तो किस पशु की पूजा होती है आज? गोवंश, गोवंश। यहां लिख देना कि यहां का पवित्र पशु कौन है, तो गोवंश है, गोवंश, ठीक है, क्लियर। आज से नाटक नहीं चल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चल रहा है, ठीक है।
और नहीं, नाटक ही नहीं है, उसके पीछे विज्ञान भी है। तो हमने हंसने के लिए बोल दिया आपको कि आप झेल भी रहे हैं हमको सुनते सुनते, तो कुछ मनोरंजन भी करा देते हैं। वह ठीक है, एक वैज्ञानिक थॉट है। अगर वो नहीं रहेंगे तो पक्का मान लीजिएगा हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, हर चीज को निगेटिव आइडिया से मत सोचिएगा, हर चीज में पॉजिटिव चीज छिपी होती है। आज हमारे खेत स्टरलाइज्ड हो रहे हैं, आज वो हमको नसीहत देते हैं, खेत में जा करके देखिए आप, खेतों में खड़ी हुई फसलें आपसे बहुत कुछ कहती हैं। क्लियर? आप पौधे के पास जाएंगे तो अगर आप रियल में भावनाओं से जुड़े हुए आदमी हैं, भावनाएं हैं आपके अंदर, तो पौधा आपसे बात करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में खेत की हालात बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि सर अब हम ज्यादा दिन तक आपको और नहीं खिला पाएंगे। ठीक, प्रोडक्शन अब हम नहीं बढ़ा पाएंगे खाद देकर के, पानी देकर, अब बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप उत्पादन भी नहीं ले पाओगे, वो मना कर देगी मिट्टी। तो वो मना करे, इसके लिए हमें उसको खुश करना होगा, और उसके लिए फिर हमें ठीक है क्या प्रयोग करना पड़ेगा, लौट जाना पड़ेगा हमें प्रकृति की ओर। फिर हमको जाना पड़ेगा किस पर? मैन्यूर पर, नॉट फर्टिलाइजर, मैन्यूर की तरफ लौटना पड़ेगा। और आज आप देख रहे हैं लोग बड़ी तेज गति से पढ़े लिखे लड़के जो हैं वह बहुत अच्छे अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम उसी के सामने है जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है, और जो रियल में पढ़ा लिखा है उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक खेती सबसे बड़ी शुद्ध, जिस दूध को आप अमृत मानते थे वो आज दूध अमृत नहीं रह गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसी जमीन पर, इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, दूध 50 रुपए लीटर भी मिलता है और 150 रुपए लीटर भी मिलता है। ठीक, हम आज विवश हैं कि कॉन्टिनेंटेड चारा खिला करके और उससे हम प्योर मिल्क की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पॉलीथीन खा करके दूध देने वाली गाय हमें क्या देगी? ठीक है, लेकिन जब वो प्योर चीज खाएगी तो हमें प्योर आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब बच्चों उस जमाने में भी पशुओं के महत्व को समझा गया था, और वृषभ को, एक श्रृंगी सांड को उन्होंने क्या माना? अपना पवित्र पशु माना। गोवंश लिख देना और एक श्रृंगी सांड लिख देना, बस। इधर देख लो आप। ठीक, सांप की पूजा होती थी, आज होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मरी है या रूपांतरित हुई है? रूपांतरित हुई ना, मरी कहां? मरा तो उसका पैसा है, उसका सिस्टम मरा है, लेकिन हमारी यादों में और उनकी जो खासियत है उसी को तो हम अपनाए हुए हैं। नागपंचमी आज हमारे यहाँ नहीं होती कि सांड को हम मार देते हैं, कि गाय को हम मार देते हैं, ठीक है, कि पीपल को हम नहीं पूजते, कि नीम की हम पूजा नहीं करते। आप बताओ ना, कौन सी चीज आपने अलग कर लिया? ठीक है, तो इसका मतलब सर्प पूजा आज भी हम करते हैं, नागपंचमी की बातें आप करते हैं। ठीक है, और ये देखो प्रतीक पूजा में स्वास्तिक और ओम भी वहां मिलता है, प्रतीक पूजा में स्वास्तिक के चिन्ह भी मिलते हैं। स्वास्तिक में देख रहे हो कितनी बिंदी है?
चार बिंदी है ना, इसका क्या मतलब है इन चार बिंदियों का? ठीक है, तो पढ़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, कढ़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो दो बिंदियों में, सॉरी चार बिंदियों में, दो बिंदियों में से क्या है, एक मानव को और दूसरा एनिमल को बताता है। ठीक, और ये क्या है? आप कहोगे कि सर ये स्वर्ग और नरक को बताता है। ठीक, और ओम क्या है सर? तो आप कहेंगे कि सर ओम वह एक ध्वनि है सर, जो प्रकृति के सृजन के समय उत्पन्न हुई थी, उसको ओम कहते हैं सर। ठीक, और सर इसके बाद ये बताइए, अनुष्ठानिक क्या यज्ञ उस समय होता था? यस सर, कालीबंगा से यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं सर। ठीक, क्लियर है ना? और ये बताओ, तंत्र मंत्र की प्रथाएं थी? आप कहेंगे कि यस सर, तंत्र मंत्र की प्रथाएं थी। ठीक है, क्लियर। अब कालीबंगा से जो सर्जरी की पाई गई है साक्ष्य, हो सकता है कि सर्जरी ये कुल किए हों सब, है ना? क्लियर, तो जादू टोने का ही प्रतीक हो। ठीक है, क्लियर। तो आप बच्चों ये चीज सीख गए। धर्म पूरा सीख गए ना? कुछ भी मैं नहीं छोड़ रहा हूं। इससे बाहर पढ़ने का मतलब है आत्महत्या करना। आपको कंपटीशन के बारे में समझ ना होना। ठीक है, बस ऐसे चित्र देखते जाओ वैसे फटाफट फटाफट फटाफट, और कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। धर्म आपका या कोई कहा सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म लिखिए, बताइए। ठीक है, कोई कहा ना कौनो पढ़ो नहीं, बस आंख मूदो और आज जो धर्म में हो रहा है वह लिख दो। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है या नहीं बाबा? देख रहे हैं ये कहां पहुंचा दिया? गल्फ कंट्रीज में मुसलमानों के बीच में भी कहलवा दिया। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। ठीक है, इसके पहले क्या नहीं था? तो पढ़ना की क्या जरूरत है? समाज पढ़ने की जरूरत है आपको? धर्म पढ़ने की जरूरत है? नहीं ना? तो आप आगे आइए। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में क्या करोगे? ठीक, देखिए इस पूरे मैटर को हमने दो भागों में बांट दिया है कि कहां पर वह दूसरों पर निर्भर थे और कहां पर वह आत्मनिर्भर थे। तो जाहिर बात है कि अन्य सभ्यताओं के व्यापार में वो सर्वोच्च थे, व्यापार और व्यवसाय की दुनिया में वो सर्वोच्च थे। ये बेटा रुक जाओ रुक जाओ, रुक जा, 1 मिनट रुक जाइए। ये हमने कहा था, अभी बताते हैं, फिर छूट गया था। ठीक, तो एक शब्द में तो आपने कह दिया कि ये मूर्ति पूजक है, एकांगी, एक कह रहा अवधारणा थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें से तमाम लोग ऐसे हों जो कर्म कांडों से मुक्त रहे हों, जो ईश्वर को न मानते रहे हों, या ईश्वर को मानते हुए भी वह कर्मकांड न करते रहे हों।
तो आप कह दिएगा कि सर साक्ष्य तो वही उसी का मिलता है जहां कर्म किया गया हो। ठीक है, लेकिन अनिश्वरवादी है तो उसको जानने के लिए तो लिटरेचर चाहिए ना। ठीक है, कि आप अनिश्वरवादी हैं कि कौन वादी हैं। ठीक है, ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं या किस रूप में मानते हैं। ठीक है, उसकी जानकारी तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर लिखित प्रमाणों के अभाव में यह नहीं सिद्ध किया जा सकता था कि वे अनिश्वरवादी और या नास्तिक भी थे। ठीक है, क्लियर। जैसे आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए उठाइए, आप मुसलमान है, ईश्वर को तो मानता है ना, लेकिन ईश्वर की मूर्ति बनाता है क्या? नहीं बनाता। तो मान लीजिए अगर कल कोई घटना हो गई तो आने वाला जमाना क्या इस्लाम को समझ पाएगा कि इस्लाम नाम की कोई चीज थी? नहीं जान पाएगा, क्योंकि मस्जिद तो घर बन जाएगा। कोई इतिहासकार खुदाई करेगा तो कहेगा अरे यहाँ एक बड़ा भव्य भवन था, हो सकता है कि लोग यहाँ पर कोई शादी विवाह या मीटिंग हॉल का कार्य करते रहे होंगे। ये नहीं कहेगा। आप कहोगे अरे सर कुरान तो है ना, तो क्या कुरान जो कागजों पर लिखा गया है वो सृष्टि के प्रलय पर बचा रहेगा? नहीं बचेगा ना। लेकिन ये जो पत्थरों की मूर्तियां आप गढ़ रहे हो, ये पत्थरों की मूर्तियां तो आज भी रहेंगी सर, आज भी हैं सर। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां आज भी हैं सर। गुप्तों के मंदिर आज भी हैं सर। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लिखित प्रमाणों के अभाव में ये नहीं बताया जा सकता कि वे नास्तिक थे या नहीं थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाइए यहां। ठीक है, पशुपालन इनके यहां था। ठीक है, पशुपालन में कौन करते हैं? जो आप करते हो वही करना। ठीक है, अब अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार में कौन कौन सा देश का नाम लिख लोगे? मुख्यतः मेसोपोटामिया लिख लो। ठीक है, और इसके बाद क्रीट लिख लो, मिस्र लिख लो। ठीक, क्लियर। तो मेसोपोटामिया का मतलब कल मैंने समझाया था। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता से और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार सर्वाधिक था। ठीक है, और यह व्यापार स्थल मतलब बंदरगाह क्या था? आप कहेंगे मेलुआ था सर। मेलुआ मतलब मोहनजोदड़ो से जहाजें निकलती थी और कहां को जाती थी? उर को जाती थी। उर क्या है बच्चों? इराक के का प्रवेश द्वार है, मेसोपोटामिया का गेटवे है। ठीक है, दजला फरात में है ये। ठीक है, फारस की खाड़ी का एक हिस्सा है सर। ठीक, क्लियर। तो आप कहोगे कि सर ये लिखा कहां है कि आप बोलते चले जा रहे हो? तो आप कह दिएगा कि सुमेरियन अभिलेख पर है। सुमेरियन अभिलेख में है। ठीक है, सुमेरियन अभिलेख पर लिखा है सर कि मेरा उर बंदरगाह मेलुआ से आने वाली जहाजों के कारण हमेशा सील रहता है, व्यस्त रहता है। ठीक है, क्लियर ना। और यह घोषणा कौन कर रहा है? सारगौन राजवंश कर रहा है। वो कहता है कि मैं सारगौन वंश का शासक हूं और मेरी जो बंदरगाह है, उर बंदरगाह है, वह मेलुआ से आने वाली जहाजों के कारण हमेशा क्या रहता है?
व्यस्त रहता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको और याद रखना है, विदेशी व्यापार बेटा जी तभी होगा जब बिचौलिया होगा। बिना बिचौलिए के विदेशी व्यापार नहीं होता। ठीक है ना? समझ गए? कोई एक मिल जाए सही ढंग से आदमी, तो अब बच्चों इस सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार या वैदेशिक व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था? बहरीन। 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 तो बहरीन को सुमेरियन अभिलेख में क्या नाम दिया गया है? दिलमुन। दिलमुन। दिलमुन नाम दिया गया है। दिलमुन। ठीक। और मिस्र का व्यापार मुख्यतः कहां से होता था? लोथल बंदरगाह से। लोथल के बंदरगाह से होता था। यहां अफ्रीका को होने वाला व्यापार किस बंदरगाह से मुख्यतः किया जाता था? लोथल से किया जाता था, चाहे जैसे भी पूछे। प्रमाण तो आप कहोगे मम्मी की आकृति का पाया जाना। मम्मी की आकृति का पाया जाना। मम्मी क्या है? मम्मी, समझ गए ना? ठीक है, क्लियर? तो मम्मी से ही बनता है मंदिर, मन और दर। मन और दर। और मन भी बनता है मैं और न से। जहां मैं नहीं वह दर व स्थान ही मंदिर है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अभी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि मम्मी की मूर्ति यहां से पाई जाती है। ठीक है, और कौन सा किसकी पाई जाती है? गोरिल्ला। गोरिल्ला की मूर्तियां भी लोथल से पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये गोरिल्ला कहां पाया जाता है मुख्यतः? आज भी अफ्रीका के जंगलों में चिंपैंजी और गोरिल्ला खूब हैं। अब स्थानीय, हाँ, कला और शिल्प में मृद भांड निर्माण। मृद भांड निर्माण वहां लिख लिया गुलाबी, पिंक। पिंक वेयर्स। पिंक वेयर्स किसकी? गुलाबी मिट्टी का बर्तन, ये किसकी विशेषता है? ठीक है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की है। और क्या निर्माण करते हैं? तो आप कहेंगे कि सर कला में वो सूती कपड़ा बनाते हैं। सर सूती कपड़ा बनाते हैं। अब ये जो स्थानीय कृषि लिखे हो ना, ऐसे बेटा खींच लेते ना ऐसे फट से। ठीक है, और इसके आगे स्थानीय कृषि में लिख लीजिए कि पूरी सभ्यता एल्वियल सॉइल पर बसी थी, जलोढ़ मिट्टी पर बसी हुई थी। जलोढ़ मिट्टी पर बसी हुई थी। ठीक है, क्लियर है ना? और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है, दूसरी भांगर होती है। तो खादर से ये खेती करते थे और भांगर पर रहते थे। रिचेस्ट सॉइल ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे धनवान मिट्टी किसे माना जाता है? रिचेस्ट सॉइल, एल्वियल सॉइल को ही माना जाता है। ठीक, क्लियर?
अब एक चीज बता दो, अब पूछा जाए कि सर यहां पर कौन सी फसल की खेती होती थी, तो कुछ मत करो, बस लिख दो गन्ना और उसको लिख दो क्या बोला जाता है, दाल को छोड़ करके सारी फसलों की खेती करते थे वो। ठीक है, इधर आ जाओ। कृषि में मुख्य इनकी फसलें क्या है? ठीक है, सिंचाई पे कर लो आप, नहर और कुआं। ठीक, हल चलाते थे वे, कालीबंगा से साक्ष्य मिलता है। ठीक है, बनावली से भी साक्ष्य मिलता है, कालीबंगा और बनावली। इधर आ जाओ, ये इसको हाईलाइट कर लो, हाथी। आप कहेंगे कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, लेकिन आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य हाथी से परिचित नहीं, वहां दोनों लिख लीजिएगा। ठीक, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतनी करने की जरूरत है। आ, आ, हाथी से ये परिचित है, ठीक है, लेकिन वैदिक लोग हाथी से परिचित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के प्रयोग से अपरिचित हैं, लेकिन आर्य लोग घोड़े से वेल परिचित हैं। फिर वहां क्वेश्चन कर लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाघ से परिचित हैं, लेकिन आर्य लोग बाघ से परिचित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्य बाघ से परिचित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य नॉन वेजिटेरियन फिश था। नॉन वेजिटेरियन में फिश है, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन ऋग्वेद में फिश का उल्लेख नहीं है।